भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेल का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन है। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए हुआ था और ये डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था और इस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था। देश का प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी और इस इलेक्ट्रिक ट्रेन का नाम डेक्कन क्वीन था। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा 24 सितंबर 2002 को सहादरा से 30 हजारीकोट जो कि दिल्ली में है में प्रारंभ हुई थी। IRCTC का आशय है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है तो आप ध्यान से ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, ये आपको याद रखना है। ये आसाम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है और अगर आपसे ये पूछे कि इसकी टोटल कितनी लेंथ कवर करती है तो 4286 किलोमीटर यानी 4286 किलोमीटर का डिस्टेंस ये विवेक एक्सप्रेस कवर करती है। यह आसाम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। ट्रेन का नाम विवेक एक्सप्रेस है। रेलवे बजट आम बजट से अलग कब किया गया तो 1924-25 में अलग किया गया था और किसके सुझाव पे तो एक वर्थ समिति के सुझाव पे ऐसा किया गया था। फिर से 2016-17 के आम बजट में पुनः इसे सामान्य बजट में शामिल कर लिया गया। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था और भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पूछे तो कर्नाटक का जो हुबली जंक्शन है जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है, ये आपको याद रखना है। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग है जो जम्मू कश्मीर में 11.215 किलोमीटर की है और ये रेल सुरंग की मैं बात कर रहा हूँ। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड अगर आपसे पूछे कौन सा है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जो कि उत्तर प्रदेश में है, यह है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है तो नई दिल्ली में है और क्षेत्रीय रेल का अगर पूछे तो मैसूर में है। भारतीय रेलवे का नई दिल्ली में है, क्षेत्रीय रेलवे का मैसूर में है। भारत की पहली मोनोरेल कहाँ से चलाई गई थी तो मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी मोनोरेल। भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन है। 69वां आप जानते हैं कि जम्मू डिवीज़न रिसेंटली ऐड किया गया है। अगला टॉपिक, भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है और रेलवे में भर्ती हेतु टोटल 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। भारतीय रेलवे के प्रतीक चिन्ह जो है उसमें 17 सितारे हैं। कई बार रेलवे और बेसिक रेलवे से रिलेटेड एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं तो थोड़ा बहुत याद रखने में हमारा कुछ नहीं जाता। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम रेल दिवस तो आपको पता ही होना चाहिए, 16 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 1853 में इसी दिन हमारे देश में पहली बार रेलगाड़ी चली थी, इसलिए 16 अप्रैल को ही रेल दिवस मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है, ये याद रखना है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में है और स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। यह जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेराम्बूर तमिलनाडु में, यह स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज किधर है, बड़ोदरा में स्थित है। रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया माल भाड़ा है, यानी कि हम जो पैसेंजर ट्रेन देखते हैं ये आमदनी का सबसे मुख्य स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF 1882 ईस्वी में गठित हुआ था, यानी कि हमारी आज़ादी से पहले ही ये गठित हो गया था क्योंकि आपको पता है उस समय स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े लोग रेलवे के चीज़ों को लूटपाट कर लिया करते थे, इसलिए इसे बनाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है तो जॉन मथाई हैं। देश की पहली महिला रेल मंत्री तो आप जानती हैं ममता बनर्जी हैं, ये आपको जानना है, याद रखना है। भारत के सबसे तेज चलने वाली रेल अब कौन हो गई है, वंदे भारत। पहले शताब्दी हुआ करती थी पर अब ये वंदे भारत हो गई है, जिसे ट्रेन 18 भी कहा जाता था स्टार्टिंग में, बाद में इसका नाम वंदे भारत कर दिया गया। इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को पहली बार दिल्ली और वाराणसी के बीच की गई थी। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चलाई गई थी। कोंकण रेल आपको पता है साउथ
एक्चुअली में वेस्टर्न पार्ट है मेनली, ये साउथ वेस्टर्न पार्ट जो कि महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटका वाले रीजन में फैला हुआ है। तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1998 को हुई। इस परियोजना के भारतीय रेलवे का जो बहुउद्देशीय परियोजना है, इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है और ये रोहा जो कि महाराष्ट्र में है से मंगलुरु तक जाती है। ये आपको याद रखना है, 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है कोंकण रेलवे की। कोंकण रेल मुख्यालय जो है ये पणजी यानी कि गोवा में है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। एक्चुअली में ये केरल तक नहीं जाती है, बट केरल के बॉर्डर तक जाती है, तो टेक्निकली हम ये कह देते हैं कि ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ोदरा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू किया गया था। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ किया गया। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है, ये आपको अलग से याद रखना है। देखिए कई सारे प्रश्न यहाँ पे टॉपिक वाइज हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हर वो टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे मैं बार बार बोलूँ, पर आप जिस टॉपिक को मैं बहुत ज़्यादा बार रिपीट नहीं करूँगा उसे आप सरसरी निगाह से देखेंगे और आगे निकलेंगे, क्योंकि ये बेसिक रिवीजन के लिए टॉपिक है हमारा। मैं कोशिश ये करूँगा कि एक वीडियो में एट लीस्ट आप सोच के देखो कि मैंने इस स्लाइड में ऑलमोस्ट 60 पेज लिए हैं और एक पेज में अगर आप काउंट करके देखो तो कम से कम 10 टॉपिक तो हैं ही, कम से कम 600 से 700 प्रश्न का रिवीजन आपके इस एक वीडियो में होने वाला है। और ऐसे ऐसे अगर मैंने 10 वीडियो आपके बना दिए तो ऑलमोस्ट 6000 क्वेश्चन का कलेक्शन आपका हो जाएगा। आई होप इससे ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत जीके में हमें नहीं है, तो जुड़ जाइए जीके के रिवीजन के लिए। चलिए अगला टॉपिक हमारा है कि रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ था। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुआ। देखिए रेल कर्मचारी बीमा अलग है और रेल यात्री बीमा अलग है। तो कर्मचारी जो रेलवे में काम करते हैं उनके लिए 1977 में लागू हुआ, जबकि रेल यात्रियों के लिए 1994 में लागू हुआ। दक्षिण पूर्व रेलवे को हम ब्लू चिप कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ ले कि ब्लू चिप किसे कहा जाता है तो दक्षिण पूर्व रेलवे को कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है तथा पूर्वोत्तर सीमांत जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है उसकी लंबाई सबसे कम है। देश का सबसे लंबा रेल सड़क यानी कि उसमें रेल भी पुल में शामिल है और सड़क भी, दोनों एक साथ बने हुए हैं। ये बोगीबिल पुल है जिसकी टोटल लंबाई 4.9 किलोमीटर है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाई गई है जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। ये एक ही पुल दोनों काम करती है। इस पर सड़क वाला पार्ट भी है और रेल वाला पार्ट भी है। अगला टॉपिक है रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 69,182 किलोमीटर है। ये हमारे रेलवे मार्ग की कुल लंबाई है, बट ये ऑब्वियसली समय के साथ बदलती रहती है। तो आप ये समझ लो कि 22-23 का ये डेटा है, बट ये हर साल बदलता रहता है। बट आप 1-2 साल पीछे का डेटा ही मेनली लर्न करके रख सकते हैं, इसको आप अप टू डेट तो नहीं रख सकते। अगला टॉपिक है भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर। अगर महिला के बारे में पूछे भारतीय रेलवे में ओवरऑल तो सुरेखा यादव, तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन का ड्राइवर पूछे तो सुश्री मुमताज कत्थावाला। ये नाम याद रखना है कि डीजल के मामले में सबसे पहला मुमताज कत्थावाला है, बट ओवरऑल लेडीज़ पहली ड्राइवर कौन है तो सुरेखा यादव है। और समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच में हम ये जानते हैं, और मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में है। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को मोड़ घाट पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। सबसे पहले जो हमारे इंडियन रेलवे हिस्ट्री में जो सबसे पहला रेल दुर्घटना हुआ था, वैसे तो आए दिन होता है पर हमारे को याद नहीं रख सकते, बट कम से कम सबसे प्रथम और जो रिसेंट कोई बड़ा हो तो उसे आपको याद रखना ज़रूरी है। तो रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था अगर ये पूछे तो मोड़ घाट पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। अगला टॉपिक, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे तो लाल बहादुर शास्त्री थे। अभी तक देखिए हम ऑलमोस्ट 5 स्लाइड पे आ गए हैं, तो आप ये कह सकते हो कि मैंने इतने ही देर में आपको ऑलमोस्ट 40-50 प्रश्न करवा दिए हैं। तो अगर आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहते हैं तो इस वीडियो के ख़त्म होने तक, जो कि आधा ही घंटा में ही ख़त्म हो जाएगा, आप 600 से ज़्यादा प्रश्न कर पाएंगे। तो ये रिवीजन का सबसे फास्टेस्ट वे है, इसलिए मैं कोई साइड टॉपिक पे बातचीत नहीं कर रहा हूँ। तो आप ये मत समझिएगा कि मैं इधर उधर की बातें क्यों नहीं कर रहा हूँ। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके सामने रिवाइज़ करवाऊँ ताकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड हो सकें। ठीक है, तो रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री अगर आपसे कोई पूछे कौन थे तो लाल बहादुर शास्त्री थे। देश का सबसे पुराना भाप इंजन, उसका नाम क्या है तो फेरी क्वीन नाम है, और इसका निर्माण कब हुआ था तो 1855 में ही हो गया था। यानी कि 1853 में हमारे यहाँ
ट्रेन चली थी, पर ऑब्वियसली उसमें जो इंजन लगा हुआ था वो हमारे देश में नहीं बना था। पर देश का सबसे पुराना भाप इंजन अगर कहे कोई है तो ऑब्वियसली फेरी क्वीन है। वैसे जो सबसे पहला ट्रेन चला था उस ट्रेन का ओवरऑल नाम ब्लैक ब्यूटी था। अगला प्रश्न है, जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे का पितामह कहे जाते हैं। अगर आपसे कभी ये पूछे रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है तो जॉर्ज स्टीफेंस को कहा जाता है। अगला है, शयनयान 2 डिब्बे में कुल 72 से 78 बर्थ होते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इस शयनयान में कितने डब्बे हैं, उसमें कितने डब्बे हैं, बट ऑन एन एवरेज जो शयनयान 2 है उसमें 72 से 78 बर्थ होते हैं। किसी किसी ट्रेन में थोड़े ज़्यादा कम, तो इसलिए एक एवरेज है 72 से 78। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी किया गया था, पर कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था सबसे पहले हमने शुरू किया 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ किया गया था। यानी जो हम तत्काल यानी कि तत्काल टिकट अभी कटाते हैं, अगर आपसे कभी पूछे इसकी शुरुआत कब की गई थी तो 20 सितंबर 1997 को किया गया था। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच चली थी। वैसे डबल डेकर ट्रेन ज़्यादा देश के दूसरे भागों में नहीं चलती हैं, बट बंगाल के कुछ हिस्सों में चलाई जाती हैं। तो उसमें से जो सबसे पहला चला था वो 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच में चला था। अगर आपसे ये पूछे कि विश्व में प्रथम रेल कहाँ पे चलाई गई, तो हम लोग जानते हैं कि जो रेल के खोज करता है वो उस कंट्री में मेन नाम इंग्लैंड का है, तो इंग्लैंड में ही चली थी। और कब चली थी तो 27 सितंबर 1825 को, और इससे लगभग 28 साल बाद भारत में ट्रेन चलाई गई। तो आप समझ सकते हो कि ट्रेन बहुत पहले बन गई थी। हमारे यहाँ आने में थोड़ा लेट हुआ, ऑब्वियसली जब अंग्रेज़ों को इसकी ज़रूरत हुई तब हमारे यहाँ पूरी तरह से लाया गया। तो विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को चली थी। और कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी तो स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच में। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग अगर आपसे कोई पूछे कौन सा है तो ट्रांस साइबेरियन है, जो कि रशिया में है, जो कि लेनिनग्राड से शुरू होता है और व्लादिवोस्तोक तक जाता है। ये रूस में है, ठीक है। तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक जाता है, ये नाम आपको याद रखना होगा। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कहाँ की है तो सीकन की है, और वो कहाँ पे है, जापान में है। और सबसे पहला मेट्रो विश्व में कहाँ चला था तो ऑब्वियसली ये भी लंदन में ही चला था। कब चला था अगर पूछे तो 10 जनवरी 1863 को चला था। यानी हमारे यहाँ जब रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में, उसके 10 साल बाद उन्होंने अपने यहाँ मेट्रो भी चला लिया था, है ना। औद्योगिकरण में इंग्लैंड बहुत आगे था, तो ऑब्वियसली उन्हें इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिला। अगला, भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप कौन कौन से हैं तो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये भारतीय उपमहाद्वीप के भाग हैं। और ऑब्वियसली हम इसमें सबसे बड़े देश हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं, अब इसमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हमें पता है दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश हम ही है। इसका प्राचीनतम नाम आर्यावर्त था, और जिस द्वीप पे हम हैं उस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप था। इसे हम जम्बू द्वीप कहते थे क्योंकि यहाँ के पूरे द्वीप पे जामुन के पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे जम्बू द्वीप कहते हैं। आप ये कॉन्सेप्ट भी याद रख सकते हैं कि जम्बू द्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जामुन के पेड़ पाए जाते हैं। अधिकांश भारतीय काकेसियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति से संबंधित है। देखिए, जो भारतीय प्रजाति है, अगर आपसे ये पूछे कौन सा है तो काकेसियाई या फिर काकेसाइड मानव प्रजाति से संबंधित है भारतीय उपमहाद्वीप के लोग। सर्वप्रथम यूनानियों ने भारत को, जो ईरानी लोग हैं, उन्होंने भारत को हिंदुस्तान कहा था। और अगर आपसे पूछे इंडिया किसने कहा था तो यूनानियों ने कहा था। तो ईरानियों ने हिंदुस्तान और यूनानियों ने इंडिया। भारत के उत्तर में ऑब्वियसली नेपाल, भूटान और चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर। अगर देश एक और है, मालदीव का नाम भी आप याद रख सकते हैं, जो कि हमारे दक्षिण में ही है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में पाकिस्तान है और अरब सागर है। भारत एक एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है। ये भी हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि जितने भी ओशन है इस वर्ल्ड में, कोई भी ओशन किसी कंट्री के नाम पे नहीं है, बट जो इंडियन ओशन है वो इंडिया के नाम पे है ना, हिंद महासागर। अगला टॉपिक है हिंद महासागर को, इसका एक दूसरा नाम रत्नाकर भी है, ये नाम आप याद रख सकते हैं। अगर कभी आपसे पूछे कि हिंद महासागर का अन्य नाम क्या है तो रत्नाकर भी एक नाम है, याद रखना है। शांत क्षेत्र एवं शांत समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। दूसरे सारे समुद्र में बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ के सिचुएशंस जनरेट होते हैं, वेदर फिनोमेनाज होते हैं, बट इंडियन ओशियन उतना ज़्यादा
वोलाटाइल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक शांत समुद्र है। इसलिए इसे सातों समुद्रों की कुंजी कहा जाता है ना। यानी आप हर ओशियन में जाने के लिए इंडियन ओशियन का इस्तेमाल करें, ईजिली हर ओशियन में यहाँ से आप पहुँच सकते हैं। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर और पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी है, ये बात याद रखना है। हम ये जानते हैं कि जो ओशियन होते हैं वो बड़े भाग को कहा जाता है, और जो सी होते हैं यानी सागर वो छोटे भाग को कहा जाता है। तो हमारे पूर्वी भाग में इंडिया के बंगाल की खाड़ी है और पश्चिमी भाग में अरब की खाड़ी है, जिसको हम अरब सागर बोलते हैं। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई हम चेन्नई के समुद्र तट से मापते हैं। यानी चेन्नई के समुद्र तट की जो हाइट है हम उसे बेसिक हाइट ले लेते हैं, फिर उसके बाद पूरे इंडिया के किसी भी भाग की जो हाइट लेंगे हम उसी से मापने की कोशिश करते हैं। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, और अगर आपसे पूछे सर्वाधिक पश्चिमी राज्य तो गुजरात है। सर्वाधिक उत्तरी राज्य कहे तो हिमाचल प्रदेश है। अगर केंद्र शासित प्रदेश कहे तो आप लद्दाख बोलेंगे, पर अगर राज्य बोले तो हिमाचल प्रदेश बोलना है। एवं सर्वाधिक दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। अगर सर्वाधिक दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश बोले तो आपको अंडमान एंड निकोबार बताना है, क्योंकि वो सर्वाधिक दक्षिण में है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। जैसा कि मैंने कहा, केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से आप ये नाम याद रखेंगे। हाँ, इसके बाद अगर हम भारत के मुख्य भूमि के अक्षांशीय पोजीशन और देशांतरीय पोजीशन जानना चाहें तो मुख्य भूमि जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। ये मुख्य भूमि की हम बात कर रहे हैं, इसमें अंडमान निकोबार हमने नहीं लिया है। तो मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है, और जो हमारा देशांतरीय फैलाव है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, है ना। हमारा ऑलमोस्ट लंबाई और चौड़ाई 30-30 डिग्री का ही है, ये एक अच्छी बात है। ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट नहीं, ऑलमोस्ट 30-30 डिग्री का है। इससे फ़ायदा ये होता है कि हम ये बोल सकते हैं कि हमारा लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर है। आप अगर गौर से देखो तो हमारी लंबाई लगभग 3032 के करीब है और चौड़ाई वही 2900 के करीब है, तो हम ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि ये बराबर है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से, जैसा कि मैंने कहा, वो 8 डिग्री 4 मिनट जो है उससे 2 डिग्री और पीछे जाना पड़ेगा अगर आप अंडमान और निकोबार के हिसाब से चलेंगे तो, और 37 डिग्री 6 मिनट तो उत्तरी फिक्स है ना। तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी से लेकर के 6 डिग्री 4 मिनट तक उत्तरी के बीच में हमारा पूरा भारत फैला हुआ है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में जो अंतर है हमारा वो ओवरऑल 30 डिग्री का है, एवरेज, है ना। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होती है, हम ये जानते हैं, और ये कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उस राज्यों का नाम भी आपको याद रखना है। कई बार ये संख्या पूछते हैं, कई बार राज्यों का नाम दे देते हैं, उसमें से कोई एक राज्य होता है जिससे होके नहीं जाती, आपको पता रखना होगा कौन कौन से राज्य से होके जाती है। तो शुरुआत करते हैं गुजरात से, फिर राजस्थान। राजस्थान को बहुत ही छोटे मात्रा में ये टच करती है। अगर आपसे कभी पूछे कर्क रेखा सबसे ज़्यादा किसको टच करती है तो मध्य प्रदेश, और सबसे कम किसको टच करती है तो राजस्थान। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होके जाती है। ये नाम आपको याद रखना है, 8 राज्य का, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश में है और न्यूनतम भाग राजस्थान में, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार आइलैंड में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगला है 82 डिग्री 30 मिनट को हमने, जो पूर्वी देशांतर वाला पार्ट है, इसे हमने भारत का मानक समय रेखा माना है, जो कि प्रयागराज के नैनी से होके गुजरता है। ठीक है, और ये ग्रीनविच मध्याह्न जो कि हमारा मेन जीएमटी है, जिससे हम टाइम को मेज़र करते हैं, उससे ये 5.5 घंटा आगे है। यानी कि आपने देखा होगा हम जब भी अपना टाइम अलाइन करते हैं तो +5 आवर 30 मिनट करते हैं, है ना। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय मान में लगभग 2 घंटे का अंतर। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमारा चौड़ाई और लंबाई लगभग 30 डिग्री का है और 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। तो 30 डिग्री को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 मिनट आएगा। 120 मिनट का मतलब है 2 घंटा। तो हमारा जो टोटल फैलाव है पूरब से पश्चिम की ओर, ये 2 घंटे का है, और हमने इसको एग्जैक्ट बीच में डिवाइड कर दिया है। तो आप ये बोल सकते हो कि हमारे जो मानक समय रेखा है उससे हमारा सबसे पूर्वी भाग और सबसे पश्चिमी भाग 1-1 घंटे के दूरी पे है। अगला
82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, अगर आपसे ये पूछे कितने राज्यों से होके जाती है तो ये 5 राज्यों से होके जाती है। उन 5 राज्यों का नाम आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश सबसे पहला राज्य है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके नीचे आंध्र प्रदेश है, फिर ओडिशा को भी थोड़ा बहुत ही टच करती है, छत्तीसगढ़ को भी थोड़ा टच करती है। अगर सीक्वेंस में आप लर्न रखना चाहते हैं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ये सीक्वेंस आप लर्न रख सकते हैं। अगला, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा, अगर आपसे ये पूछे दोनों कहाँ मिलती है, किस राज्य में मिलती है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में मिलती है, और उसमें भी सूरजपुर जिला है छत्तीसगढ़ राज्य का, वहाँ पे मिलती है। ये नाम आप अगर याद रखना चाहें तो बेहतर है, इससे के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये जहाँ मिलती हैं वो पॉइंट भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगला, अगर आपसे ये पूछे कि भारत में कितने तटीय राज्य हैं, तो 9 तटीय राज्य हैं। आप उन 9 तटीय राज्यों का नाम याद रख सकते हैं, और ये भी याद रख सकते हैं सबसे लंबी सीमा किसकी है, तो गुजरात की, और सबसे छोटी सीमा किसकी है, तो गोवा की है। 9 तटीय राज्यों का नाम अगर बोलें तो गुजरात से शुरू करते हैं, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद आता है ओडिशा, और फिर पश्चिम बंगाल। तो ये हमारे टोटल 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थल से अपनी सीमाएं बनाते हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा ऑब्वियसली पश्चिम बंगाल बनाता है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें एक जिला जो यनम है यह आंध्र प्रदेश में है, कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु में है, और जो माहे है ये केरल में है। आपको याद रखना होगा जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है, इसमें टोटल 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसका एक जिला यनम आंध्र प्रदेश में है, कराईकल एवं पुदुचेरी खुद तमिलनाडु में है, और माहे केरल में है। भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 20 राज्य हैं, जो कि स्थल रूबद्ध, इसका मतलब है लैंड लॉक्ड हैं, जो किसी और से लैंड से कनेक्टेड ना है, ना किसी देश से और ना ही समुद्र से। तो जैसे कि हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड। यूपी हम जानते हैं नेपाल से सीमा लगाता है, बिहार भी नेपाल से सीमा लगाता है, तो यूपी बिहार ले नहीं सकते। राजस्थान और गुजरात वगैरह उधर पाकिस्तान से भी लगाते हैं। गुजरात तो खैर समुद्री सीमा भी लगाता है, और पंजाब वगैरह की बात करें तो वो भी पाकिस्तान से सीमा लगाता है। तो आप समझ रहे हैं कि जो मध्य के भाग के क्षेत्र हैं, जैसे कि हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये पूरी तरह से लैंड लॉक्ड हैं। ठीक है, अगला टॉपिक, हम लोग ऑलमोस्ट 10 पेज पे पहुंच गए, मतलब हमने 100 प्रश्न पूरे कर लिए हैं कम से कम। तो कम से कम हमने 100 टॉपिक पूरा किया है, और हर एक क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखो तो एक एक टॉपिक में कई पार्ट हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा लगाता है, और वो कितने राज्यों से लगाता है वो भी देखो एक ही टॉपिक में लिखा हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि अभी तक मैंने करवाने को वैसे 100 प्रश्न करवाए हैं, बट आपने जो इन्फॉर्मेशन गेन किया है वो मोर देन 200 से भी ज़्यादा है। अगला टॉपिक, उत्तर प्रदेश, अगर आपसे पूछे हमारे देश का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाता है, तो उत्तर प्रदेश। अगर ये पूछे कितने राज्यों से बनाता है, तो 8 राज्यों से बनाता है, और इसका सबसे लंबा सीमा किससे बनता है, तो मध्य प्रदेश से बनता है, और सबसे कम पूछे तो हिमाचल प्रदेश से बनता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से कितनी समुद्री मील दूर तक है, तो किसी भी देश की जो प्रादेशिक जल सीमा होती है वो 12 नॉटिकल माइल, जो कि ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर हुआ, क्योंकि 1.8 किलोमीटर 1 नॉटिकल माइल, 1.852 किलोमीटर 1 नॉटिकल माइल के बराबर होता है, और जो हमारी प्रादेशिक सीमा है वो 12 नॉटिकल माइल मानी जाती है। ये पूरा हमारा क्षेत्र होता है। इसके बाद एक आता है संलग्न क्षेत्र, जो कि 24 समुद्री मील माना जाता है। इसमें हम सीमा शुल्क वगैरह और वित्तीय अधिकार वगैरह भी हमारा होता है। और उसके बाद आता है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, जिसको इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। ये हमारा 200 समुद्री मील के बराबर होता है, जो कि ऑलमोस्ट समझ लीजिए 400 किलोमीटर, हमारे सीमा से 400 किलोमीटर के बाहर तक का एरिया वो हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आ जाएगा, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो गॉडविन ऑस्टिन, जैसे हम K2 बोलते हैं, ये काराकोरम श्रेणी में है, लद्दाख में स्थित है। ठीक है, धनुषकोडी जो कि पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य में है, वह भारत क्षेत्र का अंतिम शहर है। अगर आपसे बोले भारत का जो मुख्य भूमि है उसका अंतिम शहर, तो धनुषकोडी है। अदरवाइज तो इंदिरा पॉइंट हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है। अगला
अगला टॉपिक, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या टोटल 9 है, जिनमें से 7 स्थलीय पड़ोसी हैं और 2 जलीय पड़ोसी हैं। हमारे 3 देश जैसे बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा दोनों से लगे हुए हैं। जैसे बांग्लादेश भारत के स्थल से भी सीमा बनाता है और जल से भी, म्यांमार भारत के स्थल से भी बनाता है और जल से भी, और एक पाकिस्तान है जो भारत के स्थल से भी बनाता है और जल से भी बनाता है। स्थलीय सीमा से लगे 7 देश का अगर आपसे नाम पूछे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। अगर आपसे ये पूछे कि सबसे लंबा किससे बनाता है तो बांग्लादेश, और सबसे छोटा किससे बनाता है स्थलीय सीमा तो अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर है मात्र, और बांग्लादेश से ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर, जो कि सबसे ज़्यादा है। अगला टॉपिक, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल के साथ, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं उत्तर पूर्व में अगर बोलें तो भूटान के साथ हम सीमा लगाते हैं। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश अगर कोई पूछे तो भूटान है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है तो बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी पूछे तो अफगानिस्तान के साथ। अगला है पंजशीर घाटी कहाँ है तो अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर घाटी याद रखिएगा अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश अगर आपसे पूछे तो मालदीव एवं श्रीलंका, ये जलीय सीमा है, इनके साथ स्थल सीमा हम लगाते ही नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था, हमारे टोटल 9 देश पड़ोसी हैं, जिसमें से 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय हैं। 3 ऐसे हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों हैं, तो उनको हमने स्थलीय में मेन काउंट किया है। अगला पेज हमारा आ जाता है, भारत का निकटतम समुद्र पार पड़ोसी अगर कोई पूछे तो श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सिलोन था। पाक जल संधि, जो कि हमें सुन के लगता है पाकिस्तान जैसा, बट PALK है इंग्लिश का, और मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु के पास है, ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। आई होप आप लोग जानते हैं कि खाड़ी क्या होता है और जल संधि क्या होता है। जो 2 स्थल क्षेत्र को अलग करने वाले जल वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, जल डमरू मध्य या जल संधि बोलते हैं। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप कहा जाता है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी भी कहा जाता है, और भारत का चाय बूंद भी कहा जाता है श्रीलंका को। ये सब नाम श्रीलंका को मिले हुए हैं। आई होप आप ये सब याद रखेंगे। अगला है, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी तो इंडोनेशिया है। आप कहोगे मालदीव क्यों नहीं है, क्योंकि मालदीव से ज़्यादा नज़दीक दूरी अगर हम हमारे इंदिरा पॉइंट से देखें ना तो इंडोनेशिया का है, इसलिए हम समुद्र के मामले में ज़्यादा नज़दीक किसको मान लेते हैं, इंडोनेशिया को। द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है, इसके कारण ऐसा हो जाता है। भारत का कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगाते हैं। तो अगर आपसे कभी ये पूछे कि भारत के कितने राज्य, तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि टोटल हमारे 18 प्रदेश हैं जो पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक भी हैं और मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। प्राकृतिक का मतलब समझते हैं जैसे कि हमारे और चाइना के बीच में पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट आ गया है ना, तो ये प्राकृतिक सीमा हो गया। और मानव निर्मित मतलब जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्रॉस है, और भारत पाकिस्तान को हो या भारत अफगानिस्तान को या पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में दुरंत लाइन है। भारत और चाइना के बीच में भी मैकमोहन लाइन है। तो इस तरह से अलग अलग लाइन आपको याद रखना होता है। अगला है, मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उसका नाम क्या है, ये एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। सर क्रीक विवाद जो है भारत पाकिस्तान के ही बीच है। अगर आपसे कभी पूछे सर क्रीक विवाद क्या है, किसके बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सर क्रीक है कहाँ, तो कच्छ में है। जो दलदली भूमि है उस पर कुछ भाग पे पाकिस्तान अपना क्लेम करता है, कुछ पे हम करते हैं, तो इस तरह से चल रहा है ना। और यही हमें पाकिस्तान से अलग करता है, और ये गुजरात में है। कच्छ आपको पता है हमारे देश का सबसे बड़ा जिला भी है ना। रेड क्लिफ ऑब्वियसली भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ ने किया था, इसलिए इसका नाम ही रेड क्लिफ है। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसे पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि POK बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और पाकिस्तान ने उसकी राजधानी मुजफ्फराबाद बना रखी है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। ये नेपाल में है, या फिर आप बोल सकते हैं नेपाल और चाइना दोनों के साथ साझे रूप तौर पे है। हमारा जो नियंत्रण रेखा है LOC भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। ये सियाचिन विवाद किसके किसके बीच में है, भारत और
पाकिस्तान के बीच में है। अगला टॉपिक, सियाचिन जो कि लद्दाख में है, 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था, उससे ये हमारे कब्जे में आया क्योंकि उस पर पाकिस्तानियों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर आपसे पूछे तो सियाचिन ग्लेशियर ही है। ऑब्वियसली नॉन पोलर पूछे तब, है ना, वैसे सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा नहीं है, बट नॉन पोलर पूछे तब। काला पानी विवाद किसके बीच में, तो भारत और नेपाल के बीच में। हमारे एक एरिया है उत्तराखंड में जहाँ पे हम काला पानी विवाद उसे बोलते हैं। म्यांमार का पुराना नाम क्या है, तो वर्मा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। मांडले जेल, ये भी म्यांमार में है, वहीं पे बाल गंगाधर तिलक को रखा गया था, जहाँ पे उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है गीता रहस्यम। रंगून, यह भी म्यांमार में है, जिसका वर्तमान में नाम यांगून है। ये बड़ा शहर है और यहीं पे बहादुर शाह जफर को रखा गया था। बहादुर शाह जफर आप जानते हैं कि अंतिम मुगल बादशाह था, जिसे 1757 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें रंगून में ही रख लिया और फिर वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई और वहीं पर उनका कब्र है। अगला टॉपिक है हिमालय की श्रेणी आराकानयोमा, ये कहाँ पे है, तो म्यांमार में है। तो देखो हमारा हिमालय जो है वो म्यांमार तक फैला हुआ है और म्यांमार में इसको क्या बोलते हैं, आराकानयोमा बोलते हैं। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच में है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और ये 1914 में शिमला समझौते के तहत ऐसा किया गया था, ठीक है। और इसे हेनरी मैकमोहन ने बनाया था, इसलिए इसे मैकमोहन रेखा बोलते हैं। अगला है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, के बीच भी एक सीमा है जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। अगले पे आ जाते हैं। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 150 से ज़्यादा प्रश्न कवर कर लिए हैं। अब आज का 15वां स्लाइड है ये। डोकलाम चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच में स्थित है। आपको याद रखना होगा डोकलाम जो है वह चीन व भूटान के बीच में विवादित क्षेत्र है। और अगर आपसे पूछे सिक्किम के पास के कौन से घाटी, तो चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच में स्थित ये क्षेत्र है जिस पे चीन अपना कब्जा अपना क्लेम करता है। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता की संधि है। यह 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में किया गया था। डूरंड रेखा अगर आपसे पूछे तो भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में खींची गई है। और कई बार अगर आपको ऑप्शन में भारत में दिखे तो भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जो हटाने वाली रेखा है वही डूरंड रेखा है। पर चूंकि अफगानिस्तान हमारा भी पड़ोसी है तो हम ये बोल सकते हैं डूरंड रेखा हमारे बीच में भी है ना। वैसे डूरंड रेखा भारत जब अविभाजित था उसी समय बनाया गया था, इसलिए कई बार हम बोल देते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, पर इसे आप अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में भी मान सकते हैं। देखते हैं यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में है। त्रिपुरा को त्रिपुरा इसलिए कहते हैं क्योंकि तीनों ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत, त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा जो है, मतलब भारत में जो त्रिपुरा वाला एरिया है वहाँ और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है उसे हम शून्य रेखा यानी जीरो लाइन बोलते हैं, ठीक है। न्यू मूर द्वीप, तिस्ता नदी विवाद तथा फड़क्का बैराज विवाद, ये सब हमारे बांग्लादेश के साथ विवाद हैं। अगर आपसे कभी पूछे बांग्लादेश के साथ हमारे कौन से विवाद है तो इनमें से कोई एक आपके ऑप्शन में दे सकता है, तो आपको याद रखना होगा न्यू मूर द्वीप, तिस्ता नदी विवाद तथा फड़क्का बैराज विवाद, ये सब हमारे बांग्लादेश के साथ में है। अगला टॉपिक है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा जमीन कॉरिडोर जो है वो हमने बांग्लादेश को दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ने वाला ये कॉरिडोर है और ये हमारे उनके साथ संधि वाला भी पार्ट है। अगला है मैत्री एक्सप्रेस कहाँ चलता है, तो ढाका बांग्लादेश में है और कोलकाता के बीच में चलता है। और अगर आपसे पूछे समझौता एक्सप्रेस किसके बीच में चलता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलता है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच चलती है। ये ट्रेन का नाम है, आपको याद रखना है, ये 2018 में प्रारंभ हुई थी। पृथ्वी को घेरने वाले आकाश को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी। देखिए हम ज्योग्राफी में भी आ गए। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को ही हम क्या बोलते हैं, बिग बैंग बोलते हैं। इसके बाद मैं कई वीडियोस लाने वाला हूँ, जैसे कि महत्वपूर्ण गीत, संगीत, लोक नृत्य
और हर एक राज्य से संबंधित मुख्य मुख्य चीज़ें मैं हर टॉपिक पे सेपरेट स्लाइड ऐसे ही पोर्ट्रेट मोड में बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको इस मोड में समझने में और पढ़ने में आसानी होती है तो मैं कोशिश करूँगा मैं इसी मोड में बनाऊँ, क्योंकि इस मोड में मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोन के स्क्रीन का हम पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं। और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा अगर आपको इस मोड में प्रॉब्लम आती तो मैं हॉरिजॉन्टल मोड में भी बनाने की कोशिश करूँगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोन को इस पोजीशन में रख के हम जीके को ज़्यादा बेहतर तरीके से लर्न कर सकते हैं। वैसे देखते हैं आप लोगों का इंटरेस्ट कैसा रहता है, उस हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे। चलिए, अगला है पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं और ब्रह्मांड का लगातार प्रसार होता रहता है, इस घटना को हम बिग बैंग कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत भी बिग बैंग थ्योरी ही है, जिसे हिंदी में महाविस्फोटक सिद्धांत कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बेल्जियम के जॉर्ज लैमेंटर ने किया था। ये आपको याद रखना है। कब किया था अगर ये पूछे तो 1894-96 में इन्होंने किया था, बेल्जियम के जॉर्ज लैमेंटर ने। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक अगर आपसे पूछे कौन है तो कॉपरनिकस को कहा जाता है, और ये पूछे कहाँ के हैं तो पोलैंड के हैं। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करता है, यह किसने कहा था? तो कॉपरनिकस ने कहा था। याद रखना है आपको, सूर्य जो है वो सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। यह बात किसने कहा था? कॉपरनिकस ने। यानी अगर आपसे ये पूछे कि हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट किसने दिया? कॉपरनिकस ने दिया। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, पहले ये किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था, बाद में से सही किया कॉपरनिकस ने। ठीक है, अगला स्लाइड। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो कैपलर ने किया था, और ये जर्मनी के हैं। आज भी हम कैपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन यानी कैपलर का जो प्लैनेट से संबंधित रूल है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, ये बताया किसने प्रूफ करके? तो एडविन हबल ने बनाया, जिनके नाम पे आज एक बहुत ही फेमस टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप। आप जानते हैं इससे हमने कई नए आकाशगंगा और ब्रह्मांड की खोज की है, और इन्होंने 1920 में ये बात बताई थी। सौरमंडल का विकास कब हुआ था? अगर आपसे डेट पूछे ऑलमोस्ट तो आप बता नहीं सकते, एवरेज बताना है तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। और ब्रह्मांड का मौलिक कण कौन सा है? तो हम उसे हिग्स बोसॉन मानते हैं। ये हम लोगों के लिए प्राउड मोमेंट है, क्योंकि इसमें जो बोसॉन है ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे है, और हिग्स ऑब्वियसली एक यूरोपियन साइंटिस्ट थे। हिग्स बोसॉन का अन्य नाम गॉड पार्टिकल भी है। सर्न ये कहाँ स्थित है? तो लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर है, एक मशीन आपको याद होगा 2010 के आसपास लगाया गया था, जो कि बोसान में लगाया गया था, और इसका प्रयास हुआ था कि पार्टिकल, ये गॉड पार्टिकल के बारे में स्टडी किया जाए। ये जेनेवा में है। ठीक है, इस मशीन का नाम सर्न है। ब्रह्मांड की आयु हम लगभग 13 बिलियन साल का मानते हैं, 13 से 14 बिलियन ऑलमोस्ट। ब्रह्मांड का व्यास अगर आपसे कोई पूछे तो 10⁸ प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष आपको याद रखना है कि लाइट एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, और यहाँ पे तो 10⁸ है। इसका मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने सालों में लाइट ने जितनी दूरी की, ब्रह्मांड का साइज उतना ही है। ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा को हम क्या बोलते हैं? अभिनव तारा या फिर सुपरनोवा, है ना। जब कोई तारा फटने वाला होता है उसी को सुपरनोवा बोलते हैं, है ना। यानी जब कोई मृत प्राय तारा विस्फोट की अवस्था में हो तो उसे सुपरनोवा कहा जाता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी मैंने पहले ही बता दिया, प्रकाश वर्ष कहलाती है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। सोचो, प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। सोचो फिर 1 साल में कितने सेकंड होंगे, और उससे मैं 3 लाख किलोमीटर को गुना करूंगा तो ये बहुत बड़ी दूरी आ जाती है ना। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक अगर आपसे कोई पूछे तो क्या है? पारसेक। कई बार साइंस में ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि पारसेक किसकी यूनिट है? तो दूरी की यूनिट है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए सेपरेट साइंस का वीडियो भी लेके आऊँ, क्योंकि मैं साइंस मेरी सबसे मेन फैकल्टी है। तो मैं ग्रुप डी हो या फिर नॉर्मल किसी भी रेलवे एग्ज़ाम या दूसरे एग्ज़ाम के लिए साइंस से रिलेटेड भी टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर बनाइए, मैं बनाऊँगा, ज़रूर बनाऊँगा। अच्छा, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो पारसेक है। एक पारसेक किसके बराबर होता है? तो 3.26 लाइट ईयर, यानी लाइट ईयर से लगभग 3.5 सवा 3 गुना बड़ा होता है पारसेक। और मैंने पहले बता दिया लाइट ईयर खुद में बहुत बड़ी यूनिट है, और जो इससे 3.25 गुना बड़ा है वो सोचिए कितनी बड़ी यूनिट होगी। और एक प्रकाश वर्ष किस चीज़ का मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष में देखिए एग्जैक्ट अगर किलोमीटर में आपको जानना है तो 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर, ये बहुत बड़ा नंबर है। आप 9.46
को गुना करो 1 पे कितने ज़ीरो डाल के, 15 ज़ीरो, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। अच्छा, गैलेक्सी जो हमारा है वो गैसों, बादलों, धूलकणों और बिलियंस ऑफ स्टार से मिलकर बना हुआ है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला, जिसे इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं, है ना। हमारे सौर मंडल या सूर्य जिसकी आकाशगंगा में स्थिति है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑब्वियसली दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहा जाता है, यानी हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है ना। और आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो सर्पिलाकार है, यानी कि स्पाइरल है। आकाशगंगा का सबसे नज़दीकी मंदाकिनी यानी हमारा सबसे नज़दीकी आकाशगंगा कौन सा है? तो एंड्रोमेडा अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में देवयानी बोलते हैं, याद रखना है आपको। हमारे गैलेक्सी के जो सबसे नियरेस्ट वाली गैलेक्सी है उसका नाम एंड्रोमेडा है। अगला है, आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था? और बृहस्पति ग्रह की भी खोज इसी ने की थी, तो गैलीलियो ने। मंदाकिनी की स्टडी भी सबसे पहले गैलीलियो ने की थी और बृहस्पति ग्रह की खोज भी गैलीलियो ने की थी। तो दो इन्फॉर्मेशन एक साथ याद रखना है। नेबुला, जिसे निहारिका बोलते हैं, ये अंतरिक्ष में धूल और गैसों के एक विशाल बादल को कहा जाता है जिनमें तारों का निर्माण होता है। नंगी आंखों से देखने वाले नेबुला को हम ओरियन बोलते हैं, याद रखिएगा। जो हमें सबसे ज़्यादा नज़दीक दिखने वाला नेबुला है वो ओरियन है, जिसे ओरायन बोलिए, ओरियन बोलिए। पल्सर क्या होते हैं? तो सबसे तेज गति से घूमने वाले जो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, न्यूट्रॉन तारे होते हैं, उन्हें हम पल्सर कहते हैं। वो जो पल्सर बाइक है उससे याद रख सकते हो, है ना। सबसे तेज गति से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहा जाता है। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ क्या है? तो ये पल्सर ही है। ये बहुत तेजी से घूमते हैं और एक लाइट के स्तंभ की तरह नजर आते हैं, इसलिए इन्हें ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगर आपसे पूछे तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। जो हम एटम बम फोड़ते हैं वो नाभिकीय विखंडन होता है, और ये जो सूर्य में, तारों में जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। अगला टॉपिक है, तारों का मुख्य घटक क्या है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। अगर आपको परसेंटेज जानना हो तो मैं बता देता हूँ। इसमें 71% के अराउंड हाइड्रोजन होता है और लगभग 20 से 21% इसमें हीलियम होता है, और बचे हुए भाग में कुछ हैवी पार्टिकल्स जैसे कि आयरन वगैरह या दूसरे मेटल्स भी होते हैं। पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा है वो ऑब्वियसली सूर्य है, और सूर्य से भी सबसे निकटतम तारा कौन सा है? यानी कि हम बोले सूर्य के अलावा हमारा सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? तो उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, जिसकी दूरी हमसे लगभग 4.5 लाइट ईयर की है। यानी वहाँ से यहाँ तक लाइट को आने में 4.5 साल लगते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगते हैं, याद रखिएगा, है ना। सबसे चमकीला तारा अगर रात में कोई पूछे क्या है, तो साइरस है, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। तारे का जो रंग सूचक है वो उसके तापमान से पता चलता है। मतलब ये समझ लो कि तारे में जितनी ज़्यादा तापमान होगी उसका कलर उसी हिसाब से आगे पीछे होता है ना। तो अगर आपसे ये पूछे कि तारों के कलर का पता हम कैसे लगाते हैं, उसके तापमान से, है ना, या फिर कहो कि कलर से हम उसके तापमान का पता लगा लेते हैं। ओके, तारों का टिमटिमाना किस चीज़ का उदाहरण है? तो प्रकाश का अपवर्तन। जो हमारे वायुमंडल की सतह है वो लगातार परिवर्तित होती रहती है, जिसके कारण इनका अपवर्तनांक बदलता रहता है। तो अगर हमारे वायुमंडल का अपवर्तनांक बदलेगा तो जो प्रकाश की तीव्रता है उसमें वृद्धि और कमी होगी। इसके कारण क्या होता है? तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। कई बार आपसे ये पूछ लेते हैं कि ग्रहों में टिमटिमाना क्यों नहीं होता? क्योंकि ग्रह हमसे काफ़ी नज़दीक होते हैं, उनके लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनमें ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, और परिवर्तन नहीं होगा तो टिमटिमाने की घटना भी हमें समझ में नहीं आएगी। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने दिया था। ये भी इंडियन साइंटिस्ट हैं, आप प्राउड फील कर सकते हैं। तो ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। इन्हीं के नाम पे एक सीमा है जिसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है ना। एस चंद्रशेखर को इसी चीज़ की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया था, 1983 में, है ना। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। मतलब उस सीमा के आगे अगर कोई तारा चला गया तो वो आंतरिक मृत्यु का शिकार हो जाएगा, मरने लगेगा, और उसी सीमा को चंद्रशेखर ने निर्धारित किया, इसलिए इसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। और ये होता कितना है? तो 1.44 सूर्य द्रव्यमान, यानी कि हमारे जो सूर्य का अभी का मास है, अगर वो उसका 1.44 टाइम्स हो जाए तो समझ लीजिए हमारे सूर्य की भी सीमा पूरी हो गई। अब वो अपने आंतरिक मृत्यु की ओर बढ़ने लगेगा। वैसे इसमें भी काफ़ी समय है, लगभग 3-4 बिलियन ईयर का टाइम बचा हुआ है। सूर्य ने भी अपनी आधी उम्र ही पूरी की है, तो आप अपने लाइफ में ये सब नहीं देख पाएंगे, इसलिए इसकी चिंता मत कीजिए। तारों की सुंदर आकृति
मतलब कोई शेप बना ले तारा, जैसे कि कुत्ते का, बीन का, इस तरह का अलग अलग तरह का शेप बनाते हैं तारे, उसे हम तारामंडल कहते हैं। और अगर आपसे पूछे वर्तमान में कितने तारामंडल हैं जो हमने अभी तक काउंट किए हैं, तो 89 है। और सबसे बड़ा तारामंडल का नाम पूछे तो सेंट रॉस या सेंटोरस है। और इस तारामंडल में कितने तारे हैं? 94 तारे हैं। और सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? तो उसका नाम हाइड्रा है ना। और इसमें कितने तारे हैं? तो 68 तारे हैं। यानी कि इतना तो क्लियर है कि जो हमारे तारामंडल में तारों का साइज है वो 68 से 94 के बीच में है, इससे छोटा कुछ है नहीं। अच्छा, ध्रुव तारा किस चीज़ का भाग है? तो लघु सप्तऋषि का भाग है। ठीक है। दिशा निर्धारण में जो सहायक तारा है वो अभी ध्रुव तारा है, क्योंकि ये हमेशा एक ही दिशा में हमारे पोलर रीजन में रहता है, ये अपना पोजीशन बदलता ही नहीं है। ध्रुव तारा किस दिशा को निर्धारित करता है? उत्तर दिशा को। तो एक बार आपका उत्तर अगर फिक्स हो गया तो उसके हिसाब से आप पूर्व पश्चिम सब खोज लेंगे, है ना। तो दिशा निर्धारण के लिए दिन में तो हमारे पास सूर्य होता है, बट रात में हमारे पास कुछ नहीं होता था, तो उसके लिए हमारे पास ध्रुव तारा है। धूमकेतु, धूल, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड को हम धूल केतु कहते हैं, धूमकेतु। और ये जो धूमकेतु जो 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है उसे हेली नाम से जाना जाता है। पिछली बार ये 1986 में दिखाई दिया था, अगली बार 2062 में दिखाई देगा। तो 86 वाले तो हम लोग नहीं देख पाए थे, क्या पता 62 वाले देख पाए। वैसे हम बहुत बाउंड्री पे हैं, 62 का मतलब है हमारी एज उस समय तक ऑलमोस्ट 70-72 साल हो जाएगी। तो देखते हैं हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं या नहीं, बट अगर पहुँच पाएंगे तो मे भी हम लोग हेली धूमकेतु देख पाएँ। आप में से बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से देख पाएंगे, है ना। ये बहुत अच्छा नज़ारा होता है। पिछली बार जब ये हुआ था उस समय हम उतने टेक्निकली एडवांस नहीं थे कि इसके बारे में बहुत डिटेल में फ़ोटो वगैरह लें, बट अब हर किसी के फ़ोन में ही वायरल हो जाएगा। अगला, आकार के अनुसार अगर ग्रहों का क्रम आपसे पूछे तो बृहस्पति सबसे बड़ा है जो कि बाह्य ग्रह है, शनि ग्रह उसके बाद है साइज में, फिर अरुण और फिर वरुण। ये बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये सारे बाह्य ग्रह हैं। और जो आंतरिक ग्रह है 4, इसमें सबसे बड़ी पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है और फिर सबसे छोटा बुध है। और अगर सूर्य की दूरी के हिसाब से कहे तो सबसे नज़दीक सूर्य के बुध है, फिर शुक्र है, फिर हम आते हैं पृथ्वी, फिर मंगल है, फिर उसके बाद बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है और फिर वरुण है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। सीक्वेंस पे कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस टाइप का कि इनको क्रम में बनाइए, दूरी बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, तो आपको ये क्रम याद रहना ज़रूरी है। ठीक है। अगला, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? तो 15 मिलियन डिग्री सी है, ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और सूर्य के केंद्र को बोलते क्या है? तो कोण बोलते हैं। और सूर्य के सतह का तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सी। वैसे कम नहीं है, पर कोण के मुकाबले बहुत कम है, क्योंकि कोण पे 15 मिलियन का मतलब हुआ 1.5 करोड़ डिग्री सी। आप समझ रहे हो। और सतह पे 6000 डिग्री सी है। और जो सूर्य का सबसे बाह्यतम परत है उसे किरीट या कोरोना कहते हैं। कोरोना जो रे निकालता है उस रे का नाम एक्सरे है, जो कि बहुत ही घातक होता है हमारे आँख के लिए। और जो सूर्य का दीप्तिमान सतह है जिससे प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है। और प्रकाश मंडल के ऊपर वाले भाग को जिसमें प्रकाश नहीं होता है उसे वर्णमंडल कहते हैं, यानी क्रोमोस्फीयर कहते हैं। ठीक है। और अगर आपसे पूछे सूर्य में कौन सा तत्व किस मात्रा में है, तो 71% हाइड्रोजन है, हीलियम 26.5% है और 2.5 में और दूसरे सारे तत्व हैं। ठीक है। यानी सूर्य का निर्माण मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ है। सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। मैंने आपको पहले ही बताया 2 तरह के नाभिकीय रिएक्शन होते हैं। एक नाभिकीय संलयन होता है जिसमें हल्के परमाणु आपस में जुड़ते हैं, और एक नाभिकीय विखंडन होता है जिसमें भारी परमाणु टूटते हैं। दोनों में ही ऊर्जा प्राप्त होती है, पर संलयन में ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है साइज के मुकाबले में। ठीक है ना। और सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। मिलियन किलोमीटर में याद रखना है तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। पावर के टर्म में याद रखना है तो 149.598 इंटू 10⁶ किलोमीटर। अदरवाइज 15 करोड़ किलोमीटर मेरे ख्याल से याद रखना बहुत आसान है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा।
चंद्र ग्रहण कब होगा? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में हम आ जाएंगे पृथ्वी, तब चंद्र ग्रहण होगा। चंद्रमा जो है वह एक जीवाश्म ग्रह है। पृथ्वी की एक परिक्रमा वो कितने दिनों में करता है? 27 दिन 8 घंटे में, है ना। यानी हमारा एक मंथ मून के हमारे ऑर्बिटिंग सिस्टम के बराबर है ऑलमोस्ट, और हमारे ऑर्बिटिंग सिस्टम के बराबर एक साल है। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला। हमें आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला टॉपिक यही है हमारा। पर चूंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है तो वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए वो आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई कहाँ से पूरी की? राजकोट से। और कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से पूरी की? तो भावनगर है गुजरात में, और वहाँ पे कॉलेज है जिसका नाम श्यामल दास कॉलेज। आप ये सब नाम याद रख सकते हैं, वहाँ से पूरी की। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे, ये भी याद रखना है। जो गांधी जी के पिताजी थे उनका नाम करमचंद गांधी था और वो राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे और 1891 में पढ़ाई पूरी कर वो भारत लौट गए थे। 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर वो एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा, और उसके बाद महात्मा गांधी बने, है ना। उससे पहले वो सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी थे। बट 1893 में जब दादा अब्दुल्ला ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका बुलाया और वहाँ पे उनके साथ रंग भेद हुआ, जैसे हमारे कंट्री में जातिवाद प्रॉब्लम है, वहाँ पे कलर प्रॉब्लम है ना। कोई काला है कोई उजला है, इस हिसाब से देखा जाता है। तो उसका सामना उन्हें करना पड़ा था। अब इसमें यह भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि किस ट्रेन में जा रहे थे? तो वो ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। ठीक है। जिसमें पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मार के निकाल दिया गया, क्योंकि वो सेकंड क्लास बॉगी में चढ़ गए थे। और सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास बॉगी में या थर्ड क्लास बॉगी में, जो हायर क्लास बॉगीज होती है, उनमें जो गोरे लोग थे वहाँ के, उनको चढ़ना अलाउड था, ब्लैक लोगों को चढ़ना अलाउड नहीं था। गांधी जी बीइंग इंडियन, ऑब्वियसली वी आर ब्लैक्स, नॉट एग्जैक्टली ब्लैक्स बट ब्लैक्स, तो उन्हें धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया था। और 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। इस प्रॉब्लम से जूझने के लिए उन्होंने एक संगठन ही बना लिया जिसका नाम उन्होंने नटाल कांग्रेस रखा था, है ना। और गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में वहीं दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। ठीक है। इस रंगभेद के खिलाफ 1915 में अंग्रेजी सरकार के कहने पर वह भारत में आए थे। 1516 में आप जानते हैं। और भारत किस मकसद से आए थे? तो भारत के लोगों को अंग्रेजों के सेना में भर्ती करना था। उन्होंने करवाया भी, और इसके बदले में अंग्रेजों ने उन्हें एक उपाधि दी जिसका नाम था कैसरे हिंद की उपाधि। ठीक है। और ये किसके लिए किया था? तो भर्ती करने वाले सार्जेंट के रूप में उन्हें कहा गया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाया, क्योंकि उस समय आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उसके लिए अंग्रेजों को सेना चाहिए थी, है ना। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौट आए। 9 जनवरी 1915, ये डेट याद रखना है, कई बार पूछता है कि गांधी जी भारत कब लौट आए। लौट आए का मतलब परमानेंटली लौट आए, वैसे आते जाते रहते थे, बट परमानेंटली 9 जनवरी 1915 को लौट के आए। और पहला भाषण इन्होंने आने के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। एक्चुअली वो सबसे पहले आए उसी विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में थे, जिसका उद्घाटन किया, और फिर वहीं पे उन्होंने अपना पहला भाषण दिया। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। किस ईयर में की, कहाँ की, ये सब पूछा जाता है। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो 1917 में किया, बिहार के चंपारण में किया। जो नील की खेती का जो तिनकठिया प्रणाली चल रही थी उसके विरोध में किया। आप सब जानते होंगे कि अंग्रेज बिहार के कुछ एरिया में जो किसान लोग थे उनके ऊपर उन्होंने नियम बना रखा था कि उन्हें अपने ज़मीन के 3 कट्ठे वाले एरिया पे नील की खेती करनी पड़ेगी, और नील की खेती से किसानों का खेत बर्बाद हो जाता था, इसलिए वो करना नहीं चाहते थे। तो इसी का विरोध करने के लिए उन्होंने गांधी जी को वहाँ पे बुलाया। अच्छा, अगर आपसे ये पूछे कि किसके आग्रह पे गांधी जी चंपारण गए थे, तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही जब ये चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने
महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि थी। उससे पहले उन्हें कोई महात्मा नहीं कहता होगा, आप ये इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी, महात्मा गांधी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी। तो ये सब उस समय उपाधि चला करता था। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर कहाँ बैठे? तो अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन के समय 1918 में बैठे। ये उनका पहला भूख हड़ताल था। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे बैठे थे, तो अहमदाबाद में बैठे थे। मील मजदूर आंदोलन के समय बैठे थे। किस साल बैठे थे? 1918 में। और 1918 में ही गुजरात में उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। अगर आपसे ये पूछे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ कब जुड़े थे, तो 1918 में जुड़े थे। किस सत्याग्रह में जुड़े थे? खेड़ा सत्याग्रह में जुड़े थे। ये सब नाम, डेट, सिचुएशंस याद रखने हैं, लोगों के नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला है 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा जाता है, पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई। और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस बनाया। और ये सब जब चल ही रहा था तो जालियांवाला बाग कांड जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को शुरू हो गया, जिसके विरोध में गांधी जी ने 1920 में कैसरे हिंद की अपनी उपाधि लौटा दी। ठीक है, वैसे काफ़ी लेट लग गया उन्हें लौटाने में, बट फिर भी ये बहुत ही बड़ हत्याकांड था, आप सब जानते हैं। पुलिस वालों ने निहत्थे लोगों पे गोलियां चला दी थी। इसके विरोध में जो नाइट्स की उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी लौटा दी थी। ये सब नाम आपको याद रखना है। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। ये आपको याद रखना है कि उन्होंने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, तो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने शुरू किया था और इसमें उन्होंने चरखा को एज अ सिंबल अपनाया था। अगला है 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में, ऑब्वियसली 1 साल में हमें स्वराज तो नहीं मिला, बट उन्होंने नारा ज़रूर दिया था, उन्होंने प्रयत्न ज़रूर किया था। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत बड़ी गलती थी, और ऐसा उन्होंने इसीलिए कहा क्योंकि वो जो चौड़ी चौड़ा कांड हो गया था जिसमें लगभग 22 सिपाहियों की हत्या हो गई थी निर्मम तरीके से। लोगों ने गोरखपुर में एक चौड़ी चौड़ा जगह है, वहाँ पे उन्होंने थाने में ही आग लगा दी जिसमें 22 सिपाही मारे गए। और ऐसा मत समझिए कि अंग्रेज़ सिपाही थे, वो सिपाही लोग भारतीय लोग ही हुआ करते थे। और महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो ऑब्वियसली उन्होंने इसका विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन ही रोक दिया। तो 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौड़ी चौड़ा थाने को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। और इसी घटना से आहत होकर के, यानी कि 5 फरवरी को ये घटना हुई और एग्जैक्ट 7 दिन बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। चौड़ी चौड़ा घटना के समय वो गांधी जी अगर आपसे पूछे कहाँ पे थे, तो बारदौली में थे। ये सब नाम भी पूछ लेता है तो याद रखना है कि चौड़ी चौड़ा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? बारदौली में थे। 1924 के एकमात्र अधिवेशन जो कि बेलगाम अधिवेशन है कांग्रेस का, उसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। और ये कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था। अदरवाइज गांधी जी कभी कोई अध्यक्ष वाली पोस्ट वगैरह उन्होंने नहीं ली थी। गांधी जी की आत्मकथा है जिसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। ठीक है, वो उस समय की पत्रिका रही होगी। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती के डांडी से यात्रा आरंभ की और 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी जिला जो नौसाड़ी है उसमें नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ये सब डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया। कितने अनुयायियों के साथ किया? 78 अनुयायियों के साथ किया, है ना। और 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की यात्रा करके ये इन्होंने तोड़ा। तो एक तो कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 को। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल यानी कि ऑलमोस्ट कितने दिन हो गए? तो 18 मतलब 24-25 दिन, है ना। 24 से 25 दिन तक ये चला था।
और इसमें उन्होंने कितने किलोमीटर की यात्रा पूरी की थी? 388 किलोमीटर की यात्रा पूरी की थी, है ना। और फिर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा और फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, है ना। गांधी जी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। ये सब डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे और किस नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब खत्म किया? चूंकि ये मीटिंग हुई है तो इसका कुछ तो रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट आया लगभग 1 महीने बाद, 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया। अगला, हरिजन सेवक संघ, अध्यक्ष जिसके घनश्याम दास बिरला थे, इसकी स्थापना गांधी जी ने की थी। कब की थी? 1932 में की थी। और यही वो समय था जिस समय महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता हुआ था। और ये पुणे के यड़वदा जेल में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, 24 सितंबर 1932। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में जो यड़वदा जेल समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। इसे पूना पैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। 1942 में प्रस्तुत क्रिस्प प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अगर आपसे पूछे गांधी जी ने किस प्रस्ताव को या किस चीज़ को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, तो क्रिस्प प्रस्ताव को कहा था। कभी उल्टा भी पूछ लेते हैं कि क्रिस्प प्रस्ताव को क्या कहा था, तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था। कब ये आया था क्रिस्प प्रस्ताव? 1942 में आया था, है ना। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका नाम अगस्त क्रांति भी है क्योंकि ये अगस्त में शुरू हुआ था, है ना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके दौरान गांधी जी ने एक नारा दिया था जिसका नाम है करो या मरो का नारा। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया। कब दिया? अगस्त क्रांति के दौरान दिया। अगस्त क्रांति कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को हुई थी। तो अगर आपसे ये पूछे कि करो या मरो का नारा किस साल दिया गया था, तो 1942 में दिया गया था। डेट पूछ ले तो 8 अगस्त 1942 को दिया गया था। इसका दूसरा नाम क्या था? अगस्त क्रांति था। और नाम क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन था। तो एक ही टॉपिक से कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। अगला टॉपिक है 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। अगर आपसे ये पूछे कि इसी चीज़ के समय में, चूंकि 8 अगस्त को उन्होंने ये भारत छोड़ो का आंदोलन शुरू किया और 9 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? तो पूना के में ही एक स्थान है आगा खां पैलेस, उसमें रखा गया था। कोई जेल नहीं है, एक पैलेस है, उसमें इन्हें नज़रबंद करके रखा गया था। क्योंकि गांधी जी अहिंसक व्यक्ति थे तो इनके साथ कोई बहुत रूड व्यवहार करने का फ़ायदा नहीं था, है ना, वरना लोगों की सिंपैथी मिल जाती है। चलिए।